दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का जो हमारा प्रश्न बैंक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। इतना पार्ट क्यों बनाना पड़ रहा है? ओके, क्योंकि आपको पता है प्रश्न बैंक में काफी ज्यादा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट है, जो लास्ट से कुछ क्वेश्चन रह गए तो हम कवर कर लेंगे। ओके, तो क्रम से दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा पूरे विकल्प कंप्लीट करा दिए थे, इसके साथ ही आपका सही आपका रेगिस्तान की पूर्ति हो गया था। इसके बाद 7 आपको मैंने कंप्लीट तैयार करा दिए थे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्रम से आप वीडियो देखते जाइएगा, तैयारी होती जाएगी। आपको तैयारी करना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल आपको क्या वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनते जाइएगा, सब अपने आप आपकी तैयारी होती जाएगी। क्योंकि पूरा तैयारी आपकी तरफ से मैं पूरा कर रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। बस केवल आपको क्या है पढ़ना, बस केवल आपको पढ़ना है। और त्रैमासिक परीक्षा में इसी से आपके एज टेस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर वस्तु ने सामने पूरे प्रैक्टिस कर लिए मेरे साथ, तो 32 में 32 आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपके नंबर रहने वाले हैं। ओके, इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कवर करा दिए। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तक आपको बता दिया, 10 भी 11 भी हो गया था। अब हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 12 समय क्वेश्चन दिखने थे, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पुष्पांक 12 में हमारे ये 4 क्वेश्चन है। तो आपके त्रैमासिक पेपर में पुष्पांक 12 में कोई भी 2 क्वेश्चन आपके टीचर देंगे, 2 में भी से आपको एक करना पड़ेगा। ओके, तो बस इतना पढ़ लीजिए, 2 नंबर आपके पक्का। पहला है इसे मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है। मुहावरे एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे क्या है? कोई एक वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। अब मुहावरा वाक्यांश है तो आकार में क्या छोटा होगा, लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है तो आकार में बड़ा होगा। तो लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, मतलब मुहावरे को किसी न किसी वाक्य की सहारा चाहिए पड़ता है। ओके, मुहावरे को इसका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते, जबकि लोकोक्ति को क्या है का प्रयोग हम क्या है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो ये आपका दिया है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल आपका दिया, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने सिंपल करने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या है लोकोक्ति के बारे में बताना है। तो लोकोक्ति हमारी क्या होती है? तो लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक धन उक्ति। अतः लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति का कथन, किसी विशेष स्थान पर लोगों द्वारा प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ही हम क्या है लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में आपका एक मूल वाक्य होती है। अब उदाहरण देना है, जैसे जिसके रामधनी उसे कौन कमी, यानी जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई कमी नहीं रहती है। आटे के साथ घुन भी पिसता है, जैसे हमारी एक लोकोक्ति क्या है, आटे के साथ घुन पिसता है, यानी हमेशा गलत आदमी की संगत करने पर भी सही आदमी भी क्या है सजा का भुगतता है। तो ये आपके लोकोक्ति की परिभाषा और उसका उदाहरण दिया हुआ, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द युग में किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। चलिए 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो शब्द युग में हम देख लेते हैं, शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का जोड़ा। शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ है शब्दों का जोड़ा। समानता बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को या लगातार 2 बार बोल देते हैं, या 2 समानार्थी शब्दों या 2 विलोम शब्दों को साथ साथ प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को, ऐसे शब्दों को हम क्या शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण सहित आपको बताना है, तो जैसे वह बार बार मुझे देख रहा है, तो इसमें जो बार बार है क्या शब्द युग्म है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है, इस प्रकार से। अब जैसे आपके धन संपदा इसमें क्या है शब्द युग्म है, बार बार क्या है शब्द युग्म है। अब धन संपदा पूछे किस प्रकार का शब्द युग्म है, तो यह समानार्थी शब्द युग्म कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए, तो ये आपको बताना शब्द युग्म की ये परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा दी है अपनी लैंग्वेज में और इसका उदाहरण दिया हुआ है, क्लियर है, इतना आपको लिख देना है। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन था कि शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो शब्द युग्म 206 प्रकार के होते हैं, ये आपके नाम दिए हुए। पुनरुक्त शब्द युग्म, जो पुनरुक्त बार बार है ना, तो ये पुनरुक्त शब्द युग्म में कहलाएगा। सजातीय संवर्गीय शब्द युग्म में, सब समानार्थी शब्द युग्म में, जिनका एक ही अर्थ हो वो आपको क्या समानार्थी में आता है। विपरीत विलोम शब्द युग्म में। ओके, जैसे हानि लाभ यहाँ आया, इस व्यापार में मुझे कुछ भी हानि लाभ नहीं है। तो अब जो हानि लाभ है शब्द युग्म तो है, लेकिन किस प्रकार का शब्द युग्म है, आपका विपरीतार्थ शब्द युग्म है। ओके, तो ये आपके होते हैं सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म और निरर्थक शब्द युग्म। ये आपके 6 प्रकार दिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं, शब्द शक्ति की आपको अभिप्राय यानी शब्द शक्ति की परिभाषा बतानी है। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध क्या है,
शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये परिभाषा अब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है क्रम से। अभिधा शब्द शक्ति पर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अब क्रम से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, चाहे आपका त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए वही मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, इसलिए एक भी लाइन में एक्स्ट्रा नहीं देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा या अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए तो इतना लिखना है। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए तो इतना लिखना है आपको। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए तो ये लिखना है। और पूछे जाए शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके प्रकार लिखिए तो ये लिखना है। ओके, क्लियर? तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में ये दिया हुआ है। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध हमारा अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने, यहाँ आपका हो जाएगा बोध, तो बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण, अपना घर सबको प्यारा होता है, अयोध्या की राजा दशरथ थे। लक्षणा की शब्द शक्ति पूछे है तो जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य बोध हो तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होता है। मोहन तो शेर है, तो शेर यहाँ क्या है? बहादुरी का प्रतीक है। ओके, वह लड़का गधा है, तो गधा यहाँ मूर्खता का प्रतीक बताया जा रहा है, तो ये आपका लक्षणा शब्द शक्ति में अंदर जाएगा। ओके, और जब अभिधा और लक्षणा के अर्थ व्यक्त नहीं होता है तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ की होता है। ओके, तो ये आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 के सभी क्वेश्चन। हुए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमारे वितान के क्या क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो क्रम से हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? तो इसमें दोस्तों आप इस प्रकार से आपको लिखना है कि 6 फरवरी 1947 को यशोधर बाबू का क्या शादी हुई थी और यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में सिल्वर वेंडिंग का आयोजन किया गया था। क्लियर है? फिर नेक्स्ट इससे आपकी कमी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप कर देना है। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। फिर नेक्स्ट है यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती थी? तो यहाँ दोस्तों आपको बता देना है यशोधर बाबू है जो वो अपने आदर्श, देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, समझ लेते हैं। तो अगर अब लिखना चाहे तो जो बोलते जा रहा हूँ समझाते जा रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए। ओके, तो यशोधर बाबू जो होते हैं अपने आदर्श किशनदास से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और जो किशनदा है वो क्या है? परंपरागत और परिवेश जो हमारे संस्कारों में बंधे हुए थे। ओके, जबकि उनकी जो पत्नी है किसकी? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। वे बेटे के कहे अनुसार क्या है? नए कपड़े पहना करती थी और बेटों के किसी भी मामले में दखल नहीं देती थी। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यशोधर बाबू क्या है? पत्नी अपने बच्चों का साथ देती थी। ओके, क्योंकि जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थी, जबकि यशोधर बाबू हैं वो किशनदा के जो आदर्शों हैं परंपरागत आदर्श उनसे प्रभावित थे। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो यशोधर बाबू के चरित्र की आपकी क्या विशेषताएं हैं? यशोधर बाबू पर आपको 2 नंबर का आता है तो 2 हेडिंग में आपको बता देना है कि परंपरावादी थे। यशोधर बाबू क्या परंपरावादी थे, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते थे और वे संयुक्त परिवार के समर्थक थे। और दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। यशोधर बाबू सिल्वर वेंडिंग बनाना, पतलून, सैंडो ड्रेस, बिना बाह के ब्लाउज के कारण आदि को पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते थे, अतः वे उसे न अपनाकर विरोध प्रकट करते थे। ये है कि यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार थे? तो फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू क्या कहते हैं कि फ्रिज को यशोधर बाबू फायदे की चीज नहीं मानते थे। उनका कहना है कि इसमें रखा हुआ बासी भोजन खाना पड़ता है, इसका ठंडा पानी गले पकड़ लेता है। बस संतुष्टि इस बात की है कि साधारण स्तर वाले मेहमान फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अपने आप को क्या धन्य महसूस करते हैं। ओके, या धन्य अनुभव करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौदेगर के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति क्या रुचि जगाई है। क्या हो जाएगा? तो किस प्रकार से दोस्तों आपका इसका आंसर रहने वाला है? सी सौदेगर मराठी के योग अध्यापक थे। लेखक बताता है कि कक्षा में पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। वे गाकर कविता का पाठ करते, सुरीला गला, छंद का बढ़िया लय ताल, उनके साथ ही उनके पास रसिकता भी था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति क्या है? रुचि जागी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जूझ कहानी के जो प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं बतानी है। तो पहले तो यही आपको क्लियर होना चाहिए कि जूझ कहानी के जो हमारा प्रमुख पात्र है वो कौन है। जूझ कहानी का हमारा जो प्रमुख पात्र है वो है आनंद, यानी आपको आनंद की क्या है प्रमुख विशेषताएं आपको ये बतानी है। तो चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आपकी दी है आनंद की विशेषताएं कि वो पढ़ने का इच्छुक है,
आनंद में क्या है, पढ़ने के इच्छुक था। पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए लालायित था, अतः उसने अपने मन की बात माँ से कही और पिता से दबाव डालकर दत्ताजी राव के पास गए। वह परिश्रमी था, आनंद बेहद परिश्रमी था। वह रोज खेतों में पानी देने जाता था, फिर पशु चराता था, फिर विद्यालय जाता और सारा दिन काम में व्यस्त रहता था। और रचनाकार वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, कवि हृदय का वह छोटी उम्र में मास्टर सौदेगर के थोड़े से मार्गदर्शन से ही कविता लिखने और गाने लगा था। तो ये आपकी दी है आनंद की विशेषताएं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जूझ कहानी के शीर्षक में क्या औचित्य है। अब जैसे कम इंपॉर्टेंट है, जूझ कहानी के जो शीर्षक है इसका क्या औचित्य है, तो देख लेते हैं। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व समस्याओं से जूझता रहता है। इस पाठ के शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। इस प्रकार लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ उचित ही रखा, अतः यह शीर्षक क्या सर्वथा उपयुक्त। जूझ यानी संघर्ष, और जो लेखक उसका शुरू से जीवन क्या है, संघर्षपूर्ण रहा है। पूरे संघर्ष की बात हो रही है इस पूरे अध्याय में, इसलिए लेखक ने क्या है ये सही रखा है, जो शीर्षक जूझ रखा है। ओके, इसकी आगे देख लेते हैं। बाकी आपका ये कम इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो जितना आपका मेन था मैंने आपको बता दी, जितने जो बताया उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं कि जी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, सब आपको मिल जाएगा। क्या है, क्लास 12 के हिंदी के बैच में बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप कहाँ से सॉल्यूशन बताते हो, अपने पूरे प्रॉपर नोट्स दिए हैं हिंदी के। ओके, तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं क्लास 12 के बैच को हिंदी सब्जेक्ट में, तो आपको ये पूरे आपको मटेरियल मिल जाएगा। 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है बैच के बारे में जानकारी लीजिएगा और 12th को बैच को ज्वाइन करके आप प्रॉपर तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो प्रॉपर हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो साथ ही त्रैमासिक अर्धवार्षिक की तो यहाँ आपकी तैयारी होती जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाता है, 15वां आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है कि पत्रकारिता में बीट का अर्थ एक पत्रकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले समाचार या सूचना का एक विशेष क्षेत्र विषय है, जैसे राजनीति, खेल, वित्त या मनोरंजन। तो पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ होता है कि कोई पत्रकार होता है तो कोई विशेष टॉपिक पर इंटरेस्ट लेता है। ओके, जैसे कोई पत्रकारों से खेल ज्यादा पसंद रहता है तो खेल से संबंधित न्यूज को इकट्ठा करता है। किसी राजनीति, जिससे पत्रकार को क्या राजनीति से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, तो राजनीति संबंधित वो जानकारी एकत्रित करता है। तो ये कहा पत्रकारिता में बीट। क्लियर है। नेक्स्ट, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से हमारा रहने वाला है, मुद्रित माध्यम में ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी। तो ये सब क्या है, मुद्रित माध्यम में ध्यान देने योग्य बातें। ओके, और इंपॉर्टेंट एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको तो पढ़ना चाहिए इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं एवं दोष लिखिए। तो सीमाएं और दोष में आप क्या लिख सकते हैं कि इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रभाव और गंदगी फैलाने का भी माध्यम है। इंटरनेट क्या है, सबसे महंगा माध्यम। ओके, इसका महंगा माध्यम है, अगर आपके पास पैसे तभी आप क्या अच्छे से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी क्या इसकी सीमा या दोष में आता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संपादकीय लेखन क्या है, इसमें किस प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देख लेते हैं संपादकीय लेखन में क्या है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले तथा संपादक के द्वारा लिखे गए जाने वाले लेख संपादकीय लेखन कहते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं, इसलिए इसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता है। ओके, ये संपादकीय लेखन में क्या होता है, ये आम जनता के एक बार से आप कह सकते हैं विचार होते हैं, कोई एक विशेष व्यक्ति के विचार नहीं होते, आप पूरे आम जनता के विचार होते हैं, इसलिए इसे किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पर ऐसा नहीं छापा जाता। ओके, तो ये होता है आपका संपादकीय लेखन। नेक्स्ट देखिए आपका एक अच्छे लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो अच्छे लेखन जब हो तो उसकी क्या है, अच्छे लेखन में जो भी चीज आपको बताई जा रही हैं, जो भी लेखन किया जा रहा है वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही व्याकरण शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, तार्किक संरचना होनी चाहिए और मेन बात इसमें आकर्षक शैली में लिखा जाना चाहिए। तो ये सब क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। ओके, इस बात से मैंने अपने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों देख लेते पृष्ठमांक 16। पृष्ठमांक 16 में हमारा क्या कवि परिचय रहने वाला है। अब यहाँ 4 कवि परिचय हैं, कुंवर नारायण, रघुवीर साय, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धर्मा। तो कौन सा पढ़ना चाहिए, तो कि 2 आपको याद करके रखना, उन्हीं में से आपका पेपर में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा आपको रघुवीर साय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन 2 का आपको पढ़ के रखना है, और भी अगर पढ़ना चाहे तो रघुवीर, फिर आपको क्या है कुंवर नारायण का पढ़ लेना है, क्योंकि नहीं हो रहा तो 2 तो एकदम देखिए पढ़ के आपको रखना ही है। 2 पढ़ लेते हैं, कोई ना कोई एक आ जाएगा। और फिर ज़्यादा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है तो आपको क्या कुंवर नारायण, फिर आलोक धर्मा, सबका आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। ओके,
तो ये आपका दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज दिया है। दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, कभी परिचय में लिखना ही क्या पड़ता है, दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ, जितना लिखना चाहिए पेपर में उस हिसाब से दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका रघुवीर सहाय का दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। तो ये हो जाता है आपका रघुवीर सहाय का कवि परिचय। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा महादेव वर्मा। अब जिसमें 7वें क्वेश्चन नंबर में आपका लेखक परिचय आएगा। ओके, 16वें में कवि परिचय, 7वें में लेखक परिचय। लेखक परिचय में कौन से, यहाँ भी आपको 3 दिए, महादेव वर्मा, जनक कुमार और धर्मी भारती। तो आपको 2 पढ़ लेना ही है, महादेव वर्मा और जनक कुमार, इन्हीं 2 में से आपका 100% एक आपका रहने वाला है। ओके, वैसे 3 है तो 2 तो आपके वैसे स्वाभाविक वाक्य आएगा ही। तो देखिए महादेव वर्मा का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए 2 रचनाएं आती हैं। लेखक परिचय में आपको भाषा शैली लिखनी पड़ती है, तो ये भाषा दी हुई है और उसके बाद उसकी शैली दी हुई है, और फिर आपका दिया है साहित्य में स्थान। कंप्लीट हो जाता है जिस लैंग्वेज में ओके और जितने शब्दों में लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ है, पढ़ के आपको रखना है। जैनेन्द्र कुमार का देखिए, तो जैनेन्द्र कुमार का 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अभी से आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं पृष्ठ क्रमांक 18। पृष्ठ क्रमांक 18 में हमारा क्या भाव पल्लवन आपका यहाँ रहने वाला है। तो भाव पल्लवन ये सब आपका दिया हुआ है, तो एक बार सबको आपको पढ़ के रखना है। ओके, चलिए मैं आपको फिर भी आपको ज़्यादा तो समझा ही रहा हूँ कम समय में, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन तो आपको बताते ही जा रहा हूँ। पहले हम देखने वाले हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका भाव पल्लवन ये दिया हुआ है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में देने का प्रयास किया है। ये होते हैं पूरा दिया हुआ है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेकर पढ़ लेना, समझ लीजिएगा। ओके, और उसके आगे आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं बैर क्रोध का 4 या मुरब्बा है, तो इसका भाव पल्लवन, मतलब कम से कम शब्दों में जितना अच्छा लिखा जा सके उतना मैंने यहाँ प्रयास किया है। कितने कम शब्दों में अच्छा दिया हुआ, जिस तरीके से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए नोट्स में सब कुछ दिया हुआ, इसलिए मुझे इतना आसानी से मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, ये क्या है, पावर ऑफ हिंदी नोट्स की। ओके, इतनी आसानी से मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि पहले ऑलरेडी पूरी तरह से आपको तैयार की गई है, पहले ही मेहनत की जा चुकी है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स आप ले लीजिएगा, बैच को ज्वाइन करके पूरा नोट्स अगर आपके पास रहता है तो आसानी से 1-2 महीने में हिंदी पूरी समाप्त करके आप मेन सब्जेक्ट में फोकस कर पाएंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी का ये भाव पल्लवन ये आपका दिया हुआ है। ओके, अभी आपको पढ़ लेना, आगे मैं आपको क्या डिटेल से इन्हें और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं और भी आपको लाऊंगा और एक लाइन आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अभी एक बार आपको पढ़ के रखना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई है, तो ये आपका दिया हुआ है इसका भाव पल्लवन, तो इसे आपको तैयार कर लेना है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है, तो ये आपका इसका दिया हुआ है भाव पल्लवन। ओके, तो अब से अपने से आपको है मैन आपको 4-5 आपको पढ़ के रखना है और उनमें से आपका आराम से त्रैमासिक परीक्षा में आ जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों और भी दिए हैं तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। आप तो ये जिसका जानते ही होंगे, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेती, ये तो लगभग हर विद्यार्थी को उसके बारे में पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। भाव पल्लवन के बारे में होता है कि जो भी इसका चीज़ उसका क्या मतलब है वो आपको क्या 3 से 4 लाइन में आपको बतानी है, उस लाइन का क्या मतलब है, उसी को आपको है एक लाइन को आपको 4-5 लाइन में समझाना पड़ता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। अब ये भी आप जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी से भी आसानी से 3-4 लाइन में आप बता सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं संवाद लेखन। ओके, तो संवाद लेखन जैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्रिकेट के लेख विषय खेल विषय पर आपको 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। संवाद लिखना है गप्प लेखन के 2 मित्र हैं आपस में बात करना है, क्रिकेट के बारे में बात करें तो उसमें आपको लिखना है। तरीका क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये लिखने रहने वाला है, क्रिकेट खेल पर विषय में 2 मित्रों में संवाद। जैसे रोहित बोला है, राहुल क्या तुमने कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ क्रिकेट मैच देखा? राहुल ने कहा हाँ मैंने देखा, यह मैच बहुत मैच भी हमेशा की तरह का रोमांचक था। और इस पार से आपको लिखना है, रोहित ने कहा, राहुल ने कहा, फिर रोहित ने क्या बोला, राहुल ने क्या बोला, और कुछ भी बनावटी बातें यहाँ पूरा आप लिख सकते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे और ज़्यादा नहीं लिखना है, जैसे आपके 2 लोग बोलते हैं ओके रोहित राहुल क्या ने, तो 3 से 4 वाक्य रोहित के, 3 से 4 वाक्य राहुल के आपके हो जाते हैं। 6-7 वाक्य में आपको कंप्लीट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर्मेट भी दिखा दिया, सिंपल रहने वाला है। ओके, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा की तैयारी हेतु हिंदी विषय शिक्षक से संवाद करना है, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए 2 मित्रों का यहाँ मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बढ़ती हुई कीमतों पर 2 महिलाओं के बीच संवाद लिखिए। तो 2 महिलाओं के बीच संवाद दिया हुआ है बढ़ती हुई महंगाई पर। आशा, कैसी हो बहन? शोभा, क्या बताऊँ आशा बहन, आजकल तो मानो हर चीज़ कीमत आसमान छू रही हो। आशा, ठीक कहती हो बहन, महंगाई ना मानो
सबकी कमर तोड़ रही। तो इस प्रकार से आपको बातें लिखनी है इसमें। ओके, और यहाँ दिखा देता हूँ मैं, और इसके आगे आपका ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस आप मतलब आप समझ गए होंगे, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसलिए 3-4 मैंने आपको दिखाया, तो मेरा यही उद्देश्य था कि आप फॉर्मेट समझ जाएं, बाकी फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक रहता है। ओके, इसमें मतलब कोई रटने की जरूरत नहीं रहती है। आगे विज्ञापन लिखा तो कम ही आता है, आता ही नहीं आपका। तो मैंने तो आपका भाव पल्लवन और संवाद लिखना आ जाएगा, जिसमें भाव पल्लवन तो आपको आना ही आना है, तो वो 4-5 पढ़ लीजिएगा, काम वहाँ से आपका हो जाएगा। फिर 19वें नंबर क्वेश्चन, आपत्ति गद्यांश पद्यांश हमारा है। ओके, तो अब क्या उसी में पढ़कर आपको उत्तर देना है पड़ता है। तो ये आपको है स्वयं आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे सीधे मैं आपको बताऊं, जैसे अनमोल क्या है, अनमोल क्या, तो ये सब देखिए अनमोल की बात कहाँ हो रही है, तो यह शरीर क्या है, अनमोल है, बस इतना इसका आंसर रहता है वाला। फिर आपको इसका क्या है, इसका सारांश लिखना है। 4 लाइन में आपके दिए हैं, तो 2 लाइन में आपको इसके बारे में इसको पढ़ना है, समझना है, 2 लाइन में आपको बता देना है। ओके, उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते आ रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े पहनते आ रहे हैं। ओके, और सबका मूल्यांकन जरूरी है, यह शरीर अनमोल है। हम कितना अपने शरीर पर खर्चा किए, इसका हमें क्या है अब मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अनमोल है। तो इसमें क्या है, शरीर के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ओके, वो आप यहाँ शीर्षक लिख सकते हो। ओके, इसके आप देख सकते हैं, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता की बर्बाद दिया है, स्वयं आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये आपके ऊपर रहता है प्रैक्टिस करने के बाद। अब नेक्स्ट संस्कार ही शिक्षा है, शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज ही भौतिकवादी युग में शिक्षा का उद्देश्य सुख पाना रह गया है। ओके, चलिए इसको इसमें बता देता हूँ आपको। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता थी, प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या विशेषता थी, तो यही आपको लाइन मिल जाएगी। देखिए आपको सीधे सीधे दिया है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन की प्रधानता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस चीज का अभाव है, तो देखते हैं किस चीज का अभाव है। यहाँ आप देख सकते लिखा है इसमें व्यवहारिकता का अभाव है, तो आपको आंसर लिखना है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है, व्यवहारिकता का अभाव है। ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो बताया जा रहा हो किसके बारे में, शिक्षा का उद्देश्य बताया जा रहा होगा, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। ओके, जैसे यहाँ भी अकादमी का आप काव्यांश है, तो अब ऐसे आप गद्यांश करिएगा, क्योंकि गद्यांश आसान होते हैं, पर जो काव्यांश होते हैं वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। जैसे मैं एक फिर भी यहाँ समझा देता हूँ, युवक नहीं जो संकटों से देख डर जाता है, या चकोर ही नहीं कि जो अंगार खाता है। तो अब यहाँ है संकटों से कौन नहीं डरते हैं, तो आंसर आपको लिखना है युवक नहीं जो संकटों से देख डर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संकटों से युवक नहीं डरते हैं। जवानी क्या क्या मांग रही है, तो जवानी आपका क्या है, बलिदान मांग रही है। उक्त पद्यांश का सारांश लिखिए, तो आपको क्या सारांश बताना है। तो इसमें आपको सारांश किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस अंश में आह्वान किया गया है कि जवानी में संकट खतरे आदि से न घबराकर बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यौवन के गर्म रक्त से ही यह जवानी का श्रृंगार होता है। इस बार से आपको बताना होगा, बाकी आप क्या एक बार प्रैक्टिस अपने से कर लीजिएगा, ये सब आपका दिए हुए। अब सीधे हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। यहाँ आपको क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जा रही है आपकी, तो ये आपका दिया हुआ हिंट आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, फास्ट ही मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो आपको पढ़ के रखना है। सबसे पहले आपको पढ़ के रखना है, मैं जगजीवन का भाली फिरता हूँ, 2 ताली फिरता हूँ, ये आपका दिया हुआ है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका है। ओके, संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर काव्य सौंदर्य। ओके, काव्य सौंदर्य आपको जरूर लिखना है, इसके भी आपके नंबर रहते होंगे। ये पूरा आपको तरीका और जितने शब्दों में जिस तरीके से लिखना चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपने से क्यों तैयार की, अपने लिए इसलिए तैयार की ये पूरे नोट्स है ताकि पूरा फॉर्मेट मिले। ओके, गाइडों में क्या फॉर्मेट नहीं होता, वो जैसे चाहे कुछ भी लिख देते, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कुछ समझ में नहीं आ पाता। तो जितने क्या चीज़ें किस क्रम में ओके वो कितने शब्दों में लिखने चाहिए उस हिसाब से मैंने तैयार किया है। क्लियर है, ये तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको पेपर लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कविता एक उड़ान है चिड़िया क्या जाने, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फिर दोस्तों आपका इस प्रकार से आपका रहने वाला है यहाँ प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट मैं और जग का कहाँ का नाता, इसका देखिए संदर्भ आपको दिया हुआ है। ओके, प्रसंग संदर्भ मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, इसका आप देखना चाहते हैं तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपके दिया हुआ है संदर्भ, ये आपका दिया हुआ प्रसंग और यहाँ व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ओके, और संदर्भ दोस्तों आपका सभी का वैसे ही रहने वाला है जो अभी मैंने आपको है मैं जगजीवन भाली वाली फिरता हूँ। तो इस बार से ये 2 बयान कंप्लीट करा दिए। बस ये अब देखिए 5 है, तो 5 में कोई भी आप 3 पढ़ लीजिएगा, तो आप क्योंकि जो मैंने आपको बताए हैं तो वहाँ से आपके क्या है 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। इस बार से नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ हमारा गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जिसमें आपको सबसे पहले तैयार करने के रखना है सेवक धर्म में हनुमान जी से का उपयोग ना कर दूँ। सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये आपका रहने वाला है संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर इसकी व्याख्या पूरी दी हुई। तो एक बार आपको क्या पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ के तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ बस लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या है, हमेशा विशेष जरूर लिखना है। आपके जो काव्यांश के में लिखना पड़ता है आपको काव्य सौंदर्य, और विशेष आपको लिखना पड़ता है गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या में। कंप्लीट हो जाता है। बाजार में एक जादू है, जादू चल जाए। ओके, तो ये अब इसके बारे से रहने, बाजार में एक जादू है। ओके, तो ये आपका रहने वाला है इसका संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या पूरी ये दी हुई है। इसके बाद दोस्तों इसका विशेष देख लेते हैं। तो ये इसका रहने वाला है आपका विशेष। हो गया, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं छोटे कद और दुबले ड्रेस में संग रहित है। तो इसमें आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए एक बार और आपको पढ़ लेना है। फिर उसका आपका विशेष दिए इस प्रकार से आपको लिखना है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से जो आपके मेन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको क्या कवर करा दिए हैं, ये आपको पढ़ के रखना। बाकी इनका ही पढ़ना चाहे तो एक बार अपनी तरफ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब दोस्तों पत्र लेखन चलिए बता देता हूँ। इससे पहले देख लेते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। तो किस प्रकार से लिखना है, ज़्यादा आपको समझाई ना हो। ओके, वो वैसे भी दोस्तों आप क्या है कक्षा 11वीं में भी आपने किया होगा पत्र लेखन किया है, 10वीं में 11वीं सब में करते आए हैं। तो फॉर्मेट फिर भी आपका क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये दिखाते जा रहा हूँ। तो फॉर्मेट इसी तरह से लिखना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार से आपको करना है। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए आपका हो जाता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट नियमित जल आपूर्ति हेतु नगर पालिका के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इससे हम देख लेते हैं। तो ये आपका रहने वाला इस बार से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। क्योंकि जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको पत्र लेखन आवेदन पत्र, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा है मोहल्ले की साफ़ सफाई के लिए। ओके, बस उपरांत मोहल्ले की साफ़ सफाई हेतु। तो ये आपको अगर मोहल्ले की साफ़ सफाई पर आता है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, ये पूरा आपका दिया हुआ है। और पत्र लेखन तो ऐसा रहता है कि फॉर्मेट तो आपको वही, बस आपको एक बार कंटेंट पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कौन सा टॉपिक में हमें क्या है किस प्रकार से लिखना है। आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक है पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों हमारा क्या इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो इसे आपको पढ़ लेना है। कंप्लीट हो जाता है। और आपका अनौपचारिक पत्र में देखे जाए हम तो इसका आप तैयार कर सकते हैं अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है यहाँ। ओके, तो इसे आपको तैयार करना है। यहाँ आपको हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम लिख दीजिएगा, और हायर सेकेंडरी लिखा तो हायर सेकेंडरी आपको लिख देना है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है अपने भाई की शादी में आमंत्रित हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिलेक्टेड है मैंने आपको कहा यहाँ आपको बता दिए हैं। बाकी फिर आ जाता है आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आपको यहाँ तैयार करके रखना है। विद्यार्थी जीवन अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, प्रदूषण समस्या, और ओके ये आपके मेन जो टॉपिक है जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भ्रष्टाचार की समस्या भी को पढ़ लीजिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है तो इनको पढ़ के रखिएगा। क्लियर है, तो ये तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग मैंने आपको क्या है पूरे जो प्रश्न बैंक है इसका सॉल्यूशन बता दिया है। तो क्रम से 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट कराया है। ओके, और आपको पूरा प्रश्न बैंक के उत्तर भी बताया है, काफ़ी हद तक समझाया भी है। तो तैयार करके रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे किस सब्जेक्ट का आपको त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।